आप जब आदिवासी दलित ओबीसी की बात, हिंदू बनाने की बात आती है, वोट बैंक की बात आती है, तो सब आप हिंदू कहते हो। जब आदिवासी दलित पिछड़े ओबीसी के अधिकारों की बात आती है तो आप अपने आप को अलग कर लेते हो। ये कौन सा हिंदू राष्ट्र बनाना चाह रहे हो? जो आदिवासी दलित पिछड़े ओबीसी के हित में कानून आया है, नियमावली आई है, उसके विरोध में जाके भाजपा के लोगों ने इस्तीफा दिया है और कांग्रेस के लोग भी मौन है। मोदी जी आपको भगवान लग रहे थे, लेकिन कुछ पहली बार ओबीसी माइनॉरिटी आदिवासी दलित के हितों में कोई कानून आया तो आप मोदी जी को तेली बना के उनको तिरस्कार करने का काम कर रहे हो। जो हिंदू राष्ट्र की बात करते थे, जो कहते थे बटेंगे तो कटेंगे, वो लोग एकदम अलग से हो गए। बीडी शर्मा जी, जिन्होंने आदिवासियों के हक अधिकार की बात की, न्याय की बात की, उनको निवस्त्र करके, नंगा करके, जूतों की माला पहना करके जुलूस निकालने का काम किया था लोगों ने। उस मानसिकता का आज भी जिंदा है, वो विचार आज भी जिंदा है, जो विचार उच्च नीच में विश्वास रखते हैं। जय जोहार साथियों, यूजीसी को लेके देश के अंदर हंगामा हो रहा है कि यूजीसी के जो नए कानून आए हैं, नियमावली जो आई है, उसके विरोध में पूरे देश के अंदर एक छोटा मोटा माहौल बन रहा है। लेकिन कई मीडिया या कई ऐसे यूट्यूबरों के माध्यम से बड़े पैमाने पर बढ़ चढ़ के दिखाया जा रहा है। दूसरी ओर यूजीसी के जो नियम आए हैं उनके पक्ष में भी पूरे देश के अंदर सड़कों पे हो, सोशल मीडिया पे हो, आंदोलन चल रहे हैं। उसको भी कुछ मीडिया दिखा रहा है, कुछ मीडिया नहीं दिखा रहा है। साथियों, ये चीज जानने का जरूरत है क्योंकि आज देश के अंदर कई हमारे युवा साथी हैं जो गरीब तबके का जो समुदाय है, उनको यूजीसी क्या है उसको लेके कंफ्यूजन है। मैं उसको बताना चाहूंगा जो मैं समझा हूं। देश के हमारे उच्च शिक्षण संस्थाएं, जो उच्च शिक्षण संस्थाएं हैं, उनके अंदर आदिवासी, दलित, पिछड़ा, विकलांग हो, इन बच्चों के साथ जो भेदभाव होता है, जातिगत भेदभाव कहे, लिंग आधारित भेदभाव कहे, इन भेदभाव की वजह से बच्चे सुसाइड करते हैं, बच्चे पढ़ाई छोड़ देते हैं, बच्चे अपने आप को हीनता की भावना से देखते हैं। कि देश के अंदर हजारों सालों से छुआछूत भेदभाव जातिगत हो, ये होता आया है, आज भी हो रहा है। और इसीलिए यूजीसी ने 2012 में नियम बनाए कि जातिगत भेदभाव से, लिंग आधारित भेदभाव से, दिव्यांगजन के आधार पर भेदभाव को रोकने के लिए एक कड़े नियम बनाए गए हैं। और इन नियमों के तहत जो शिक्षण संस्था है, उस शिक्षण संस्था की कमेटी बनाई है, समानता समिति के नाम से एक समिति बनाई गई है। उस समिति के तहत कोई अगर शिकायत आती है तो उसका निराकरण करना है, और जो पीड़ित है उसको न्याय दिलाना है, और जो कहे कि जो भेदभाव करने वाला जो व्यक्ति है उस पर कार्रवाई करने का प्रावधान है। लेकिन इसके बावजूद भी देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में भेदभाव नहीं रुका, और भेदभाव की वजह से कई बच्चों ने आत्महत्या की। आप सब विदित हैं, देश में रोहित वेमुला का जो प्रकरण आया, हैदराबाद यूनिवर्सिटी के अंदर, सेंट्रल यूनिवर्सिटी थी, उसके अंदर वेमुला एक दलित समुदाय से आता था। उस व्यक्ति के साथ छुआछूत भेदभाव के कारण उस व्यक्ति ने थक के आत्महत्या की। और उसने जो सुसाइड नोट लिखा, उसमें आपने देखा होगा, एक लाइन लिखी कि मेरा जन्म ही मेरे जीवन का सबसे बड़ी दुर्घटना है। मतलब मेरा जन्म होना ही मेरे जीवन की सबसे बड़ी दुर्घटना है। मतलब ये फील करने लगा, उसको हमेशा फील कराया गया यूनिवर्सिटी में कि तुम दलित समुदाय से आते हो, तुम पिछड़े हो, तुम अछूत हो। तो उस व्यक्ति ने एक लाइन लिखी कि मेरा जन्म ही होना मेरे जीवन की सबसे बड़ी दुर्घटना है। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? साथियों, उस व्यक्ति ने आत्महत्या की। ये पूरे देश के अंदर माहौल बना, आदिवासी दलित पिछड़ों के अंदर, कि छुआछूत भेदभाव रोक लिया जाए, बंद किया जाए, कम किया जाए, उसके लिए कठोर कानून बनाया जाए। लेकिन नहीं रुका, और 2016 के बाद कई घटनाएं आई। और एक 2019 के अंदर एक महाराष्ट्र के अंदर पायल तड़वी, जो भील समुदाय, आदिवासी समुदाय के भील समूह से आती थी, और पायल तड़वी ने डॉक्टर की डिग्री प्राप्त कर दी थी महाराष्ट्र के अंदर मेडिकल कॉलेज में। उसकी जो पार्टियां जो थी, उनके द्वारा हर बार 1 साल से टॉर्चर किया गया कि तू आदिवासी है, तू पिछड़ी है, तू जंगली है, इस तरह से संबोधन हर वक्त उसका तिरस्कार किया गया। और मजबूरन इस देश की एक आदिवासी बेटी को आत्महत्या करनी पड़ी। और उसने लिखा कि मैं 1 साल से प्रताड़ित हो रही हूं। उसने कई शिकायतें की, अपने संस्था अध्यक्ष को की, वहां के जो प्राचार्य थे उनको की, लेकिन उसके शिकायत का निवारण नहीं हुआ, और अंतिम में उसको जान गंवानी पड़ी। उसने भी लिखा कि मैं अब नहीं जी सकती हूं,
मैं इतना तिरस्कार नहीं सह सकती हूं, मैं इतना अपमान नहीं सह सकती हूं। हनीमेश खाट हमारा बांसवाड़ा का मेडिकल छात्र था जो सीकर के मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा था। वो भी इस भेदभाव का शिकार हुआ और उसने अंतिम में आत्महत्या की, या घटना कहे कि उसके साथ टॉर्चर करके, इसको मारपीट करके उसकी हत्या की गई। आज तक खुलासा नहीं हुआ, आज तक पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिला। तो ये चीज हमें देखने को मिली है और इसी सारे प्रकरण को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया था। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पायल तड़वी के परिजन और रोहित मुमिला से कई लोग पिटीशन दायर की थी कि इस भेदभाव यूनिवर्सिटी के अंदर बंद किया जाए, कम किया जाए, उसके लिए कठोर कानून बनाया जाए। 2012 के अंदर बने हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कई घटनाएं हुई। उनको रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया। सरकार की कमेटी थी और उस कमेटी ने रिपोर्ट दी। 13 फरवरी 2016 के अंदर एक नई नियमावली आई और उस नियमावली 2012 की जो नियमावली थी और 2026 में जो नियमावली आई, उसमें छोटा सा आंशिक परिवर्तन किया, ओबीसी इंक्लूड किया, क्योंकि ओबीसी समुदाय के छात्रों की भी जो पिछड़ा वर्ग जो हमारा है, उसकी भी ये पीड़ा थी कि हमें जातिगत भेदभाव का शिकार होना पड़ता है। उस वजह से हमें विद्यालय महाविद्यालय छोड़ने पड़ते हैं, आत्महत्या तक की कंडीशन बैठती है। तो ओबीसी को इंक्लूड किया। 2012 में ओबीसी इंक्लूड नहीं था, 2026 में ओबीसी इंक्लूड किया। दूसरा चीज 2012 में ये किया गया था कि कोई भी अगर शिकायत दर्ज करता है पीड़ित, अगर शिकायत झूठी पाई गई तो उस पर कार्रवाई की जाएगी, जुर्माना वसूला जाएगा, उसको वहां से पनिशमेंट दिया जाएगा। और इस वजह से कई बार आदिवासी दलित पिछड़े समुदाय के बच्चे शिकायत दर्ज नहीं करते थे। उनको डर सताता था कि जो शिकायत की सुनवाई कर रहे हैं वो भी उस मानसिकता से प्रेरित हो। अगर हमारी शिकायत, जो हकीकत हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, अगर वो हमारे साथ शिकायत हमने की और उसको झूठा साबित कर दिया तो हमें पनिशमेंट मिलेगा। उस वजह से कई बार 2012 से 2026 तक कई बच्चे शिकायत, अपने साथ अत्याचार शोषण सहते आ रहे थे, अपने साथ भेदभाव सहते आ रहे थे, लेकिन वो शिकायत नहीं करते थे। अगर वो थक जाते थे तो वो आत्महत्या कर लेते थे, लेकिन शिकायत नहीं कर पाते थे क्योंकि वो ऐसा प्रावधान किया था। तो 2026 में वो प्रावधान को हटा दिया गया। अगर शिकायत झूठी प्राप्त होती है तो उसका निस्तारण, इसको निरस्त किया जाएगा, न कि जो भी पीड़ित पक्ष था उस पर कार्रवाई नहीं की जाएगी। ये प्रावधान किया गया। अब देखा गया है कि देश के अंदर शायद 13 फरवरी को ये फैसला, ये कमेटी ने रिपोर्ट दी। 4-5 दिन तक देश में जोरदार माहौल बढ़ा। जो हिंदू राष्ट्र की बात करते थे, जो कहते थे कटेंगे तो कटेंगे, वो लोग एकदम अलग से हो गए। और जो मोदी जी को भगवान मानते थे और जो मोदी जी को तेली बोल के मोदी जी को अपमान करने का काम किया, उनको भी कहा कि ये पिछड़ा है, ओबीसी है, ये है, वो है। मोदी जी के लिए कहा, तेली समुदाय के लिए कहा कि तेली, वो कहने, कई वीडियो देखे हमने सोशल मीडिया पे, कहा गया है कि तेली समुदाय के लोगों का मुंह नहीं देखना, अगर मुंह देख लेते हैं तो दिन खराब हो जाता है। ऐसी धारणा, ऐसी मानसिकता के लोगों ने मिलकर देश में माहौल बनाया और सुप्रीम कोर्ट ने आनन फानन में, हम माननीय सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो किया गया आनन फानन में, फटाफट उन्होंने संज्ञान लेके उसको रोक लगाने का जो काम किया है, उसकी हम निंदा करते हैं। तो हम मानते हैं कि न्यायपालिका एक मजबूत है, होनी चाहिए, और देश में जब कार्यपालिका, व्यवस्थापिका सही काम नहीं करती है तो न्यायपालिका को संज्ञान लेना चाहिए। ये लिया, लेकिन देश के अंदर किसानों ने आंदोलन किया, सैकड़ों किसान मरे गए, तब सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान क्यों नहीं लिया? तब सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को फटकार क्यों नहीं लगाया? तब सुप्रीम कोर्ट ने कठोर निंदा क्यों नहीं की गई? आज देश के अंदर छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, उस इलाके के अंदर आदिवासियों को मुर्गों की तरह नक्सलाइट के नाम पे हजारों आदिवासियों को मार दिया जा रहा है। हजारों आदिवासी बहन बेटियों के साथ बलात्कार, शोषण, अत्याचार हो रहा है। देश में विकास के नाम पे हजारों आदिवासियों की जमीनों को उजाड़ा जा रहा है, जंगल के जंगल उजाड़े जा रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट वहां संज्ञान नहीं ले रहा है, सुप्रीम कोर्ट वहां अपनी भूमिका नहीं निभा रहा है। तो ये भेदभावपूर्ण जो नतीजा या भेदभावपूर्ण जो फैसला एक प्रतीत होता है, ये मुझे ही नहीं, पूरे देश की आम जनता जो विवेकशील है, जो समझने की क्षमता रख रही है, जो आदिवासी दलित पिछड़ा हुआ है, उनको लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने 5 दिन के अंदर ये संज्ञान लेके इसको रोक लगा दिया, लेकिन देश में आदिवासी दलित अत्याचार हो रहा है, देश में आदिवासियों के नक्सलाइट के नाम से मारा जा रहा है, ये
कहा जा रहा है कि एक मुर्गों की तरह लाइन लगा के लाशें पड़ी मिलती है। 14-14, 15-15, 18-18 साल की बच्चे बच्ची आदिवासी जो नक्सलाइट के नाम पे मारा जा रहा है, इनको इस मैटर पे सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान क्यों नहीं लिया है? क्या आदिवासी इस देश का नागरिक नहीं है? क्या आदिवासी की कोई मूल्य नहीं, उसकी जान की कोई मूल्य नहीं है? सुप्रीम कोर्ट द्वारा, माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा कुत्तों को लेकर फैसला लिया जाता है, लेकिन इस देश के आदिवासी दलित किसान के लिए फैसला नहीं लिया जाता है। आज हम देख रहे हैं जो हिंदुओं के नाम से नारा लगा रहे थे वो आज एकदम ओबीसी अंदर आया, तो ओबीसी से तकलीफ क्यों होगी? क्या हिंदू राष्ट्र की रक्षा करनी है या फिर कुछ विशेष वर्ग की रक्षा करनी? हमने देखा गया है कि ये विचारधारा, इस विचारधारा से प्रेरित लोग जो आज यूजीसी के नए नियमों का विरोध कर रहे हैं, वो लोग आदिवासी दलित पिछड़ों का ही विरोध नहीं कर रहे हैं। ये लोग उन लोगों का भी विरोध करते हैं जो स्वर्ण समाज से आते हैं, लेकिन स्वर्ण समाज के आने के बाद या सामान्य वर्ग से आने के बाद अगर देश के संविधान की बात करेंगे, आदिवासी दलित पिछड़ों के साथ न्याय की बात करेंगे, छुआछूत भेदभाव का विरोध करेंगे, तो उस स्वर्ण समाज के व्यक्तियों का भी विरोध करते हैं। मैं कुछ उदाहरण बताना चाहूंगा। आपने सुना होगा बीडी शर्मा, जिनको आदिवासियों का मसीहा के रूप में भी जाना जाता है। एक आईएएस थे, कलेक्टर थे बस्तर के अंदर, और जब उन्होंने देखा जो आज बेलाडीला एक माइनिंग के लिए फेमस जगह बनी हुई है, बेलाडीला, उस इलाके में उस समय जो आयरन को लेके, खनन को लेके जो सरकार तानाशाही रवैया अपना रही थी, तो कलेक्टर रहते हुए आदिवासियों के पक्ष में खड़े हुए, उनके न्याय के लिए बात करने लगे, संविधान की बात करने लगे। उन्होंने कहा कि ग्राम सभा से सहमति लेके आप करो, तो तब उन्होंने उस कलेक्टर के साथ भी अन्याय हुआ। जो बीडी शर्मा उस समय तत्कालीन कलेक्टर थे, और उनको सरकार से इतना प्रेशर हुआ कि उन्होंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेनी पड़ी। जिस जिले में कलेक्टर थे बीडी शर्मा जी, जिन्होंने आदिवासियों के हक अधिकार की बात की, न्याय की बात की, उनको निवस्त्र करके, नंगा करके, जूतों की माला पहना करके जुलूस निकालने का काम किया था लोगों ने। वो विचार आज भी जिंदा है, जो विचार उच्च नीच में विश्वास रखते हैं, जो विचार अपने आप को उच्च वर्ण, निम्न वर्ण, ये जो छुआछूत भेदभाव की नीति, मनुवादी विचारधारा से प्रेरित लोग हैं, आज भी जिंदा है। अब मामा बालेश्वर, हमारा संसदीय क्षेत्र बांसवाड़ा, मामा बालेश्वर एक ब्राह्मण समुदाय से आते थे। इन्होंने भी आदिवासी दलित पिछड़ों के लिए, पाखंडवाद के खिलाफ, संविधान के हित में, आदिवासियों के हित में बात की, तो उनको भी तिरस्कार किया गया, उनके साथ भी अपमान किया गया। कई ऐसे लोग हैं। मेरे जो कॉलेज के शिक्षक थे, मैं आज इस अवसर पे उनको भी याद करना चाहूंगा। हिमांशु पंड्या एक प्रोफेसर थे, लेकिन इनके साथ भी अन्याय हुआ, क्योंकि वो संविधान की बात करते थे, जो छुआछूत भेदभाव के खिलाफ काम करते थे। इनका भी तिरस्कार हुआ, उनका भी ट्रांसफर हुआ, उनके भी कई जगह काले झंडे दिखाए, जूते तक मारने की नौबत कई जगह आई, उनके साथ मारपीट की गई। तो साथियों, ये जो मानसिकता है, जो विचारधारा है, जो उच्च नीच की विश्वास, आज संविधान को नहीं मान के उच्च नीच को मानते हैं, जो संविधान को नहीं मानते हैं, पौराणिक अन्य जो मनुवादी विचारधारा को मानते हैं, ऐसे लोगों को समझने की जरूरत है। इन लोगों से भी मेरा अनुरोध है कि मानवता सबसे बड़ा धर्म है, और उसको आप मानो। सभी मानव समान है, सभी इंसान समान है। हजारों सालों से जो आदिवासी दलित पिछड़ा जो शोषण अत्याचार सहता आया है, भेदभाव का शिकार होता आया है, उससे आज बख्शना चाहिए। आप जब आदिवासी दलित ओबीसी की बात, हिंदू बनाने की बात आती है, वोट बैंक की बात आती है, तो सब आप हिंदू कहते हो। जब आदिवासी दलित पिछड़े ओबीसी के अधिकारों की बात आती है, तो आप अपने आप को अलग कर लेते हो। ये कौन सा हिंदू राष्ट्र बनाना चाह रहे हो? हमने इस यूजीसी जो नई नियमावली आई है आदिवासी दलित पिछड़ों के, और इसमें इंटरेस्टेड बात यह भी है, ईडब्ल्यूएस को भी सम्मिलित किया गया है। ईडब्ल्यूएस में कौन आता है? ईडब्ल्यूएस में सामान्य वर्ग के समुदाय के लोग ही आते हैं। जो आर्थिक रूप से पिछड़ा व्यक्ति है, उसके साथ भी अगर आर्थिक आधार पे या पिछड़ेपन के आधार पे छुआछूत भेदभाव होता है, तो उसके लिए भी न्याय किया जाएगा। यूजीसी के नया नियम है। फिर किस बात का विरोध हो रहा है, फिर किस बात का माहौल बनाया जा रहा है कि यूपी में सबसे ज्यादा, देश में सबसे ज्यादा दलित पिछड़ों जो जातिगत भेदभाव के केस यूपी में आए हैं, और इसके बाद राजस्थान में आए हैं। तो आज राजस्थान के भाजपा के लोग इस्तीफा दे रहे हैं। जो आदिवासी दलित पिछड़े ओबीसी के हित में कानून आया है, नियमावली आई है, उसके विरोध में जाके भाजपा के लोगों ने इस्तीफा दिया है, और कांग्रेस के लोग भी मौन है। ये दोनों पार्टियों के अंदर ये विचारधारा जिंदा है। भाजपा के लोगों को कहना चाहेंगे
कि आप जिस मोदी सरकार की वाहवाही करते हो, उसी मोदी सरकार में एक कानून आ रहा है तो आप भाजपा से इस्तीफा क्यों दे रहे हो? मोदी जी आपको भगवान लग रहे थे, लेकिन कुछ पहली बार ओबीसी, माइनॉरिटी, आदिवासी, दलित के हितों में कोई कानून आया तो आप मोदी जी को तेली बना के उनको तिरस्कार करने का काम कर रहे हो। साथियों, ये चीज हमें जानने को मिली, देखने को मिली, समझने को मिली कि हाथी के दांत, वो कहावत है कि दिखाने के और चबाने के अलग होते हैं। वही जो हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले लोगों को देखने को मिला। सामान्य वर्ग अपने आप को उन्होंने दोषी मान लिया। सामान्य वर्ग में तो सिख भी आता है, सिख धर्म के लोग क्यों नहीं विरोध कर रहे हैं? सामान्य में तो बुद्धिज्म के भी लोग भी आते हैं, सामान्य में तो पारसी भी आते हैं, सामान्य में तो ईसाई भी आते हैं, सामान्य में तो मुस्लिम भी आते हैं। क्या वो विरोध क्यों नहीं कर रहे हैं? सिर्फ मनुवादी विचारधारा से पनपने वाले लोग, जो छुआछूत भेदभाव की नीति रखने वाले लोग ही विरोध क्यों कर रहे हैं? हमें समझने की जरूरत है। और भारत आदिवासी पार्टी यूजीसी की जो नई नियमावली आई है, जो आने वाले समय में, आने वाले भविष्य युवा साथी जो उच्च यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनको रक्षा के लिए है और भारत आदिवासी पार्टी इसका समर्थन करती है। अगर ये सरकार सुप्रीम कोर्ट एजीटी लागू नहीं करती है तो देश में बड़ा आंदोलन होगा और इस देश का आदिवासी, दलित, पिछड़ा, ओबीसी सब मिलके सरकार के खिलाफ, क्योंकि सरकार मौन है, सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और सरकार को तत्काल इसका नियमावली को लागू करना चाहिए, उसके पक्ष में है। जय जोहार, जय संविधान, जय भीम, जय भारत, जय बिल प्रदेश।